अब चूंकि शिवपाल सिंह यादव का भले ही बयान आता है, पर चर्चा जो है अखिलेश यादव को लेकर के चल रही है। चर्चा लगातार इस बात की हो रही है कि अखिलेश यादव क्यों इस मामले में कुछ बोल नहीं रहे हैं। दूसरा, जो इनकी पार्टी के तमाम प्रवक्ता हैं, उनको भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए देखा जा रहा है। उसकी वजह ये मानी जा रही है कि अखिलेश यादव ने चूंकि इस पर कोई बयान नहीं दिया, अखिलेश यादव की लाइन जो है वो क्लियर नहीं, और इस नाते जो प्रवक्ता हैं वो अपनी लाइन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं कि हम किस लाइन को लेकर के हमें आगे बढ़ना, यानी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। अब आनंदित सर, आपसे सीधा सवाल यह है कि अखिलेश यादव की जो चुप्पी है वो क्या समाजवादी पार्टी के लिए मौन सहमति है, जैसा कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि जो अखिलेश यादव चुप इसलिए हैं क्योंकि वो सहमत है हमारी बात से। तो ये अखिलेश यादव की सहमति के तौर पर उनकी चुप्पी को देखा जाना चाहिए। देखिए, रामप्रकाश राय जी, पहले तो आकलन करना पड़ेगा कि ये बयान आया किस लिए और क्यों आया, और उसकी समय सीमा अभी क्यों तय की गई, पहले क्यों नहीं हुआ और ये बाद में क्यों नहीं हो रहा है। यूपी के समाजवादी पार्टी के एमएलसी का जो बयान है वो 11 जनवरी के जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी थे, उनके बयान के अनुरूप है। अब वो कहते क्या हैं, वो ये कहते हैं कि जो आपत्तिजनक पंक्तियां हैं उनको उठाने की बात करते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि रामचरितमानस बुरी है या वो सिर्फ एक जाति की बात करती है। वो कहते हैं कि जो पंक्तियां आपत्तिजनक हैं उनमें या तो संशोधन हो। अब आपको भी ज्ञात होगा कि 1928 में प्रकाशित रामचरितमानस गीता पब्लिकेशन की किताब है। अब उस गीता पब्लिकेशन की किताब में जब उसका अनुवादन किया गया, उस अनुवादन में हो सकता है कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ मीनिंग गलत निकाल दिए गए हो। वो इस बात को जो है वो पंक्ति कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि रामचरितमानस सारी गलत है। अब कहने को तो राम को भोजन कराने वाली जो शबरी थी वो भी नीची जाति की थी, पर उसमें रामचरितमानस में किस चीज का जिक्र है कि औरतों और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो क्या ये उचित है? दूसरी बात, रामचरितमानस के कुछ अंश में कुछ जाति विशेष को निशाना भी बनाया गया है। कुछ जातियों और वर्गों के नाम बुलाने में विवादास्पद बयानों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। और जैसे कि ब्रजेश सिंह जी ने कहा कि अब मामला पॉलिटिकल है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी ने 5-5 हजार लोगों की रिक्रूटमेंट की है कि ओबीसी वोट जहां 40% से ज्यादा है उनको अपनी तरफ करने का, कि वो भी हिंदू हैं। अब यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि क्या आदिवासी हिंदू नहीं है, क्या नीची जाति का आदमी हिंदू नहीं है, क्या ओबीसी हिंदू नहीं है। तो अगर मान लीजिए उनकी प्रताड़ना क्या या उनके उनके अहम को ठेस पहुंचती है कुछ पंक्तियों से, क्या उन पंक्तियों का मतलब या उनकी लैंग्वेज को बदल जाना चाहिए कि नहीं बदल जाना चाहिए। तो ये उनका कहना है। अब इसमें रामचरितमानस पर प्रतिबंध हिंदू विरोधी है, ऐसे भी कुछ लोग कह रहे हैं। अब बिहार के एक एमएलसी हैं महेश्वर सिंह ने उन्होंने बड़ा प्रोग्राम करके ये कहा ये तो हिंदू विरोधी है और ये मंडल कमंडल की राजनीति का असर है, इसमें जो है वो कमंडल वालों पे मंडल वाले भारी पड़ रहे हैं। अरे भाई, 85% जनता इस देश की जिसको आप हिंदू कहते हैं वो ब्राह्मण वर्ग की नहीं है, वो या तो वैश्य है या शूद्र है या दूसरे वर्ग की है। तो क्या आपको उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना ठीक है जस्ट कि उसमें 2% लोग जो हैं वो खुश रहें? तो अब सिंस व्यवस्था बदल गई इस देश की 85% पॉपुलेशन जो है वो ब्राह्मण जात की नहीं है, उनमें वैश्य भी हैं और उनमें शूद्र भी हैं, उनमें और भी ओबीसी जाति हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। तो इस वजह से अब पॉलिटिक्स का जो प्रकरण है वो बदल रहा है। अब हमारी राष्ट्रपति भी देखिए जिस जाति की आती हैं। अब आगे चल के बात चल रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो अपने आप को वैसे ओबीसी कहते हैं, वो कहते हैं मैं तेरी समाज से आता हूं। ठीक है, तो रामचरितमानस में तो उनका भी जिक्र है, उनकी भी प्रताड़ना लिखी है। तो क्या मोदी जी को नहीं चाहिए कि उनकी जाति के जितने लोग हैं उनकी प्रताड़ना भी दूर हो, अगर कुछ संशोधन कर दिए जाए? तो मेरा मानना ये है, मेरा कहना यह है कि जो जाति तटस्थ है वो सिर्फ मानव के विकास के लिए होनी चाहिए, ना कि जाति वर्ग पर विभाजन करने के लिए। जब बहुसंख्यक आबादी, जैसे मैंने आपको कहा, जो निम्न जाति की हैं, उनकी रीति रिवाज परंपराएं वर्तमान स्थिति के बारे में अगर उच्च जाति के लोग अपने अज्ञानता से उसको अपने आप को विद्वान बन जाते हैं, तो उस पे एक सवाल ये खड़ा ये हो जाता है कि क्या उच्च जाति के पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति के लिए बोलती है या उस मानवतावादी और लोकतांत्रिक माना जाए। मतलब कहना क्या है कि हम मानवतावाद की बात कर रहे हैं या लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। निचली जाति का कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता तो उसे जातिवाद करार दे दिया जाता।
पर्चों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है। अगर ब्राह्मण कुछ कहे तो वो कहते हैं कि वो सेक्युलर सोशलिस्ट समाज का है, वो रिफॉर्मिस्ट है। पर अगर यही बात कोई नीची जाति का आदमी बोले तो बोलते हैं भैया वर्ण व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि धर्मनिरपेक्षता सिर्फ ब्राह्मणों की या उच्च कास्ट के लोगों की के लिए नहीं है। ये धर्मनिरपेक्षता दोनों तरफ है, दोनों तरफ से वो धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। अब आपको एक बात और बता दूं, शिक्षा मंत्री डी प्रधान ने ये भी कह दिया कि शिक्षा, जो एक पंक्ति थी ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, वो ताड़न का अर्थ उन्होंने जो अब पब्लिकेशन, गीता पब्लिकेशन की रामचरितमानस का लेटेस्ट एडिशन है उसमें उसका नाम बदल के उसको कर दिया गया है कि वो दंड के अधिकारी होंगे या वो शिक्षा के अधिकारी होंगे। ठीक है, वो ताड़ना को जिसका मतलब दंड माना जाए उसको वो शिक्षा लिख के कह रहे हैं कि ढोल शूद्र पशु नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी। तो अगर ये अमेंडमेंट्स लाई जा सकती हैं जिसमें किसी भी जाति विशेष की अगर मान लीजिए वो आहत होती हैं, और अगर ये पॉइंट उठाया गया है, ये कोई नई बात नहीं है। बिब्लियोग्राफी में देखिए आप, जॉर्जियन उसमें बाइबल में देखिए, कई ऐसी पंक्तियां थी जिनमें बदलाव समय के अनुसार लाए गए। तो जब बाइबल में या बिब्लियन ग्राफी में जब वहां पे लाए जा सकते हैं, तो फिर रामचरितमानस में अगर कुछ संशोधन करने की जरूरत भी पड़ रही है और उससे 80-85% जाति विशेषों का जो मान सम्मान है उसका विषय है, तो मेरे हिसाब से ये कोई गलत बात नहीं है। और अखिलेश यादव को खुल के बोलना चाहिए। अखिलेश यादव हमेशा बैक सीट पे रहते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। जब आपने अपने फादर से पार्टी संभाली है, मुलायम सिंह यादव अब नहीं है इस दुनिया में, तो आपका विषय बनता है कि जो भी आपके एमएलसी एमएलए उनकी जो भी बात है या जो भी आपके, अच्छा फिर क्या है, आपका वोट बैंक सारा यादव मुस्लिम वोट बैंक है। आप ओबीसी को जोड़ना चाहते हैं, अगर ओबीसी आपके साथ 2022 में जुड़ गए होते तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन इनका जो था वो जीत जाते ही। जितनी भी इनके पास सीटें थी, अगर ओबीसी का वोट बैंक 10-15% भी इनकी तरफ टिल्ट कर जाता तो इनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो अखिलेश यादव को कोई इसमें संकोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो ये वर्ण विशेष की बात है ना, कि ब्राह्मणवाद से ही राजनीति चलेगी या पॉलिटिकल डिस्कोर्स चलेगा, मेरे हिसाब से अब लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि जो लोगों को आहत करे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली अगर बात अखिलेश यादव समझ लें तो उनकी निश्चित जीत है। पर अगर वो एक समाज के दायरे पे अगर वो अपने आप को हाशिए पे रख के और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे और उस पर बयान नहीं देंगे, उस पर बोल्डनेस से सामने नहीं आएंगे, तो पॉलिटिकल नुकसान अखिलेश यादव का हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। संदीप सर, जैसा ब्रजेश जी कह रहे हैं, मुद्दे कितने भी छोटे हों उनको बड़ा बनाना भारतीय जनता पार्टी जानती है, और ये हम सब जो है वो पहले के चुनाव में देखते रहे हैं, लगातार देखते आ रहे हैं कि छोटे छोटे मुद्दों को, जो विपक्षियों के मुद्दे हैं, उनको उठा करके और किस स्तर से किस स्तर तक, किस लेवल तक ले जाने का काम भाजपा करती है। अखिलेश यादव के एक सहयोगी हैं जो विधानसभा चुनाव में उनके साथ थे, केशव देव मौर्य, महान दल के अध्यक्ष। उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ये बात मैं पहले ही अखिलेश यादव से कहता था, और वो भाजपा के दबाव में ही इस तरीके का बयान दे रहे हैं। एक ऑडियो भी कुछ इस संबंध में लीक हुई थी, हालांकि वो ऑडियो बाद में हट गई तमाम प्लेटफॉर्म से। इसको लेकर के एक चर्चा रही थी। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान है, इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर सवर्ण इससे नाराज हो जाएंगे। कितनी सत्यता है इनके दावे में? देखिए, कुछ बात हद तक जो वो बात कह रहे हैं वो सही है। मैं ये बात तो नहीं खैर मानता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बीजेपी के एजेंट हैं। हो भी सकता है, हो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं इतनी पॉलिटिकल जानकारी उनके बारे में नहीं रखता हूँ। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी विशेष हो, मुद्दा हो जिसमें आपकी पार्टी के खुद के आदमी आगे बढ़कर अगर ऐसी बात कर रहे हैं, या तो वो आपकी अप्रूवल से हो रही है, और अगर वो आपकी अप्रूवल से नहीं हो रही है तो उसका पब्लिकली आपको खंडन कर देना चाहिए कि भाई ये जो बात कही गई है ये स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने स्टेटमेंट हैं। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह ने पुलवामा के बारे में कोई बात कही थी कि पुलवामा में जो हमला हुआ या जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो बालाकोट की, उसका पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो दी नहीं गई है। तो उसमें कहा गया भी आर्मी को उसमें मत लेके आइए। जयराम रमेश ने भी कह दिया भाई ये स्टेटमेंट कांग्रेस की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, और यही बात राहुल गांधी ने कही कि मैं उस बात से एतमाद नहीं रखता। तो अगर राहुल गांधी दिग्विजय सिंह की स्टेटमेंट से अपने आप को हटा सकते हैं, तो अगर मान लीजिए अखिलेश यादव इससे सहमत नहीं है
इस स्टेटमेंट से, तो उनको खंडन कर देना चाहिए था अभी तक। और अगर खंडन नहीं किया है तो जैसा कि सुंदरलाल सुमन ने कहा है कि ये तो फिर पॉलिटिकल गेम खेली जा रही है कि एक तरफ तो आयाराम, एक तरफ आप नरम हो जाइए, एक तरफ गर्म हो जाइए, अपने ही आप एमएलसी के थ्रू कहलवा दीजिए कि हाँ भाई ये जो रामचरितमानस है इसमें आपत्तिजनक जो स्टेटमेंट्स हैं इन लोगों के बारे में, निचली जातियों के बारे में या ओबीसी के बारे में, इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि आदिवासी भी, निचली जाति के लोग भी सब जो हैं वो हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो फिर वो उनके बारे में ऐसी बात क्यों कही जा रही है। अब जहां तक सुंदरलाल सुमन जी का कहना है कि रामचरितमानस को जो लोग समझते हैं वो ये जानेंगे कि इसमें ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं है, तो तर्क वितर्क से या तो गोष्ठी रख लीजिए, तर्क वितर्क से इस बात को तय कर लीजिए कि उसमें वाकई उनकी प्रताड़ना हुई है कि नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो इस बात को ही खत्म कर दीजिए। इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करना, चाहे बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों के लिए गलत। मैं ये कहूंगा कि इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए ना यूज किया जाए। हाँ, अगर उसमें वाकई कोई चीज है, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो स्टेटमेंट मैंने पहले दी मैं उस पर अभी भी खड़ा हूं, कि अगर मान लीजिए उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें हैं जो 85% पॉपुलेशन को उसमें आपत्ति है, अगर है तो उसको डिस्कस करें, उसको बात करें और उसका निवारण करें। अगर नहीं है तो इस सब्जेक्ट मैटर को यही खत्म कर दिया जाए, इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाए, मेरा इतना मानना है। तो अखिलेश यादव को इधर वेज इसके समर्थन में या इसके गैर समर्थन में अपनी स्टेटमेंट जरूर जारी करनी चाहिए, कि अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो आने वाला समय उनके लिए और भी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि आगे आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जो मुस्लिम वोट उनको 85% मिला और जो यादव वोट उनको 100% मिला, तो हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन आते आते मुसलमान कहें भी अखिलेश यादव के पास वोट नहीं है, तो हम काहे वोट देके खराब करें उनको। वो फिर ऐसा गठबंधन देखेंगे या कांग्रेस की तरफ देखेंगे कि जो कैंडिडेट हरा रहा है बीजेपी को उसको वोट किया जाए, तो अखिलेश यादव का दोनों तरफ से नुकसान होगा। अब रही फेडरल फ्रंट या यूनाइटेड फ्रंट की बात, उसमें अभी बहुत समय है, अभी तो राहुल गांधी भी इसमें चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये बात तो तय हो गई है, नीतीश कुमार ने भी कह दिया है, और आज मैं उनको भी सुन रहा था, शिवसेना के संजय राउत का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि गैर कांग्रेस अपोजिशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिर वो गैर कांग्रेस ऑपोजिशन जो है वो फिर इलेक्शन 3 वे 4 वे हो जाएगा, उसमें बीजेपी को मदद मिलेगी। तो ये तो बात ऑपोजिशन के कुछ घटक मान ही रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया महाराष्ट्र, बिहार और एक स्टेट और, इनको छोड़कर अभी गठबंधन कहीं भी तय नहीं है। तो गैर कांग्रेस अगर फ्रंट खड़ा भी होता है तो फिर वो 3 वे इलेक्शन होगा, तो इसमें अभी समय है। पर जो ये अभी कंट्रोवर्सी रेज हुई है, ये किस वजह से रेज की गई है, और इसमें निकाय चुनाव में भी दिखा आपने 3 महीने का डिले हो गया, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट होना है ओबीसी का, जिसकी वजह से निकाय चुनाव जो है वो दिसंबर में, जनवरी पहले हफ्ते में होने थे, अब मार्च के आखिरी हफ्ते में होंगे या अप्रैल के पहले हफ्ते में होंगे, ये तो समय बताएगा। पर इसको निकाय चुनाव से लेकर रामचरितमानस को या नेशनल इलेक्शन से लेकर ना जोड़ा जाए, ऐसे तो फिर सभी धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो आहुति हो जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, तो ये तो बड़ा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। हम लोग मानववादी लोग हैं, मानवता को जोड़ने का, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो हम लोगों को सबकी सहमति से जो चीजें किसी भी चीज में अगर मान लीजिए वो तर्क से ठीक हो सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके टिप्पणी करके और बैकसीट हो जाना और उसकी पॉलिटिकल एडवांटेज लेना, ये मेरे हिसाब से गलत है। चूंकि समय भी खत्म हो रहा है, छोटा छोटा जवाब आत्मित जी, जो बात हो रही है कि राजनीतिक लाभ की, तो बयान धर्म को जोड़ करके, चूंकि भारत में राजनीति जो है वो धर्म और जाति उसके महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, बजाय इसके कि महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, कितने लोग बेकार हो रहे हैं, कितने लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, कौन मरा जा रहा है, कौन कोरोना में मर रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मुद्दे राजनीति में भारत में काम में नहीं आते हैं, और हम चाहे लाख चिल्लाते रहे, और ये लगातार देखा जा रहा है। बात जब भी होगी चुनाव की तो वहां पर धर्म और जाति आते ही आते हैं, तो ऐसे में राजनीतिक लाभ कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी को और कितना भारतीय जनता पार्टी को? राजनीतिक सवाल, राजनीतिक लाभ। देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एक रिफॉर्मिस्ट की स्टेटमेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जैसे कि सबने कहा। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट का मकसद अखिलेश यादव को ओबीसी वोट के लिए सिंगल साइडेड करने की एक चेष्टा है, और ये चेष्टा स्वामी प्रसाद मौर्य की है। जरूरी है कि शायद वो इस टाइम ये भी सोच रहे हो अपने पॉलिटिकल कि मेरा पॉलिटिकल स्टेचर क्या है या स्टेटस क्या है, कल को ये ना हो कि मेरी रेलेवेंसी खत्म हो जाए। अब बीजेपी से निकले हैं और बीजेपी से निकल के वो वापस समाजवादी पार्टी में आए हैं, उससे पहले वो बसपा में थे,
तो क्या उनका ओबीसी वोट उनके हाथ से निकल रहा है जो उनको ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ी? और क्या वो मजबूर कर रहे हैं अखिलेश यादव को ये बोलने के लिए कि भाई आप कहिए कि आप इस स्टेटमेंट के साथ हैं तो ओबीसी वोट हमें मिलेगा, और अगर आप चुप रहेंगे तो अगर ओबीसी वोट नहीं मिलेगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से भी नकार रहे हैं, ये भी हो सकता है। और ये भी एक फैक्ट है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स का कि जब जब इलेक्शन आते हैं या जब जब कोई ऐसी बात होती है तो उसके पीछे की मंशा जो है वो आने वाले समय में अपने आप क्लियर हो जाती है। ये बात सच है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से दी, कंपल्शंस की वजह से दी, पर वो क्या वैलिडेटेड है और उससे उनको नफा या नुकसान होगा ये तो आने वाले समय बता सकता है। हम लोग नहीं बता सकते कि इसका नफा होगा कि नुकसान होगा। पर जो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए अगर ये स्टेटमेंट दी गई है तो इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा या आदमी जो ये स्टेटमेंट देता है उस पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान जरूर होता है। अब अखिलेश यादव जब हाँ कहेंगे तब भी वो सख्ते में आएंगे, और ना कहेंगे तो वो कहेंगे देखिए ओबीसी वोट आपको हम दिला रहे थे तब आप उस टाइम बोले नहीं। खैर ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात है थोड़ा सा इसको इस तरफ से भी देखना चाहिए कि एक तरफ तो लोग हैं जो अंधविश्वासी हैं, जो कहते हैं कि बाबा बागेश्वर जैसे आदमी हैं वो कुछ कह रहे हैं तो वो ठीक ही कह रहे होंगे, उनके जाके पैर पकड़ लेते हैं और वो अंधविश्वास के चलते वो हर चीज को जो है वो अंधविश्वास को ठीक बताते हैं। और एक चीज होती है कि जो आपके ग्रंथों में लिखा है, जो आपके शास्त्रों में लिखा है, जो मानवता का जो मैसेज है। तो मैं इन दोनों से एक ये भी बात क्लियर कर दूं कि जो लोग अंधविश्वास और पाखंड की बात करते हैं और उनके बच्चे तो विज्ञान पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, अपने बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाते हैं और खुद वो पाखंड करते हैं, अंधविश्वासी हैं, तो उन लोगों से भी उतने ही बचने की जरूरत है और जितनी उन लोगों से जो एक जातिवादी को अपना वोट बैंक बनाकर एक हिंदू आस्था या हिंदू धर्म के विषय को भी क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। या तो आप उसको सीरियसली फॉलो करें और उसको तर्क वितर्क से उसको क्लियर करें कि हाँ मैंने स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट का मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये एक लाइन में अगर ये हो जाता है तो मेरे साथ सब समाज के लोग हैं, ये लोग वो खड़े हैं और उनका वो दिखने भी चाहिए कि हाँ वो अगर उस रीजन की वजह से अगर उनकी प्रताड़ना हो रही है या वो कहते हैं कि अगर एक शब्द अगर बदल जाए तो हमारी आस्था का विषय भी है, तो उस बात में कोई बुराई नहीं करने में। पर उसको अगर खाली आप पॉलिटिकल मंशा से कर रहे हैं और उसमें आप अंधविश्वास और पाखंडता को की तरफ ज्यादा बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से फिर जो ये कह रहे हैं वो भी गलत है, जो करने वाले वो भी गलत है।